बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फुल चैप्टर ऑफ बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन बायोलॉजी। ये जो लेक्चर है वो सब के लिए जो है बेस्ट है, एमटीकेट की प्रिपरेशन करने वाले के लिए भी, रेगुलर वालों के लिए भी, और जो किसी और जॉब की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए इंट्रोडक्शन वाला बायोलॉजी वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो बायोलॉजी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी इज व्हाट। तो बायोलॉजी जो वो लफ्ज़ है वो दो एक ब्रांच है साइंस की, ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं। ये लफ्ज़ निकला है बायो, ग्रीक लफ्ज़ है, ठीक है। ग्रीक जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है ग्रीक बायोस से। बायोस का मतलब है लाइफ, लोगास का मतलब है स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को कहते हैं बायोलॉजी। तो इस बायोलॉजी के अंदर जो हम जो है पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? तकरीबन 1.5 मिलियन स्पेशीज़ है दुनिया के अंदर, एक्साम है। तो स्पेशी कहा जाता है एक्साम को बायोलॉजी में। तो उन सब की स्टडी को कहा जाता है बायोलॉजी। इसमें आपको चूंटियाँ मिलती हैं, बर्ड्स मिलते हैं, दूसरे जो भी ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं वो इसमें आते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, स्टडी किसने की बायोलॉजी में? वो था अरिस्टोटल। अरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ द बायोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस का ये जो है फादर है या फाउंडर है, लेकिन बायोलॉजी का भी ये है। उसके बाद ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हम पढ़ेंगे। इसमें हम एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल मेथड भी पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर जो है इसमें हर चीज़ जो आ जाएगी आपकी, चाहे पहले भले आपका पहले पढ़ा हुआ हो, लेकिन फिर से आपकी जो रिवाइज हो जाएगी। और जो न्यू हैं जिनकी बेसिक वीक है बहुत बायोलॉजी में, और उनका क्राइटेरिया जो है पहले जो है सिंधी मीडियम से आए हैं या उर्दू मीडियम से आए हैं डायरेक्टली, अभी जो है फर्स्ट ईयर में बायोलॉजी में इंग्लिश में आ गए हैं, तो उसके लिए भी ये बेस्ट लेक्चर है। देखो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, देखो बायोलॉजी एक वसी सब्जेक्ट है। इसमें सब कुछ पढ़ना मुश्किल होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम जो है बाहर वाली स्ट्रक्चर को भी पढ़ें और उसका एक्सपर्ट बने, या अंदर वाली स्ट्रक्चर को पढ़ें, फिर आई का पे जो है आई के बारे में भी नॉलेज हो। सबकी नॉलेज इतनी जो है डीप हमें नहीं हो सकती, तो उस नॉलेज को अलग अलग करके जो है हम पढ़ते हैं, उसके लिए अलग से एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो बेसिकली जो बायोलॉजी को 3 मेन जो है बड़ी डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। वो बड़ी डिवीजन्स कौन सी हैं? एक जूलॉजी है, ठीक है, एक जूलॉजी है, दूसरी है बॉटनी, तीसरी है माइक्रोबायोलॉजी। तो जूलॉजी में स्टडी किया जाता है, जू मीन्स एनिमल्स, तो स्टडी ऑफ एनिमल्स को कहा जाता है। बॉटनी की जाता है, स्टडी ऑफ प्लांट्स को कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को कहा जाता है। देखो जूलॉजी में एनिमल्स को ही पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कौन सी है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कौन सी है, कौन से टिश्यूज़ के बने हैं, उसके अंदर कौन से प्रोसेस होते हैं। बॉटनी में जो है बॉटनिस्ट होगा, जो जूलॉजी पढ़ेगा जूलॉजिस्ट कहलाएगा, जो बॉटनी पढ़ेगा जो बॉटनिस्ट कहलाएगा। माइक्रोबायोलॉजी मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो हमें नज़र नहीं आते, माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको कहा जाता है माइक्रो। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो दुनिया के अंदर 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरे होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो जिसको जो है हम सिर्फ एक ही सेल के बने हों, ठीक है, और जो एक से ज़्यादा सेल्स के बने हुए होते हैं उसको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनी और मल्टी सेलुलर में ये एग्जाम्पल है। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम यूनिसेलुलर को पढ़ेंगे या मल्टी सेलुलर, इनमें दोनों को पढ़ेंगे, लेकिन होंगे माइक्रोस्कोपिक, जो हम नॉर्मली देख नहीं सकते। तो उसमें फंजाई आ जाती है, अलजी आ जाती है, वायरस आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, ये सब कुछ चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा अब कुछ जो है चीज़ें, जूलॉजी का फादर कौन है? जूलॉजी का फादर जो है वो अरिस्टोटल। देखो अरिस्टोटल जो है उसने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी की। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एनिमल ही था, तो बायोलॉजी का फादर भी बन गया और जूलॉजी का फादर भी बन गया। बॉटनी का फादर कौन है? बॉटनी का फादर है थियोफ्रेस्टस। अब माइक्रोबायोलॉजी का कौन सा है, ये आपकी असाइनमेंट है, वो आप नीचे कमेंट में सर्च करके जो है बताएंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में पहले हम देखेंगे मार्फोलॉजी क्या है। देखो मार्फोलॉजी में मार्फो मीन्स एक्सटर्नल, ठीक है, मार्फो मीन्स फॉर्म्स। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी के हम जो है स्किन के बारे में पढ़ रहे हैं कि कोई भी बॉडी का पार्ट है उसकी जो बाहर वाली स्ट्रक्चर को हम स्टडी करें तो मार्फोलॉजी कहलाएगी। एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, अंदर वाली स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे तो एनाटॉमी कहलाएगी। अगर किडनी को हमने काट दिया उसके अंदर देख रहे हैं, अगर हमने हार्ट को काट दिया उसके अंदर देख रहे हैं तो ये एनाटॉमी कहलाएगी। एनाटॉमी ऑफ हार्ट कहलाएगी, एनाटॉमी ऑफ किडनी कहलाएगी, इस तरह से ये कहलाएंगी।
उसके बाद है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी इज द स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स। इसमें हमने पढ़ा एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में, जस्ट पढ़ेंगे कि कैसे हैं, उसकी जो है पोजीशन कैसे है, स्ट्रक्चर कैसे है। एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन फिजियोलॉजी में हम क्या करेंगे? फिजियोलॉजी में हम क्लियर ये देखेंगे कि फंक्शंस कैसे करते हैं। जैसे हार्ट है, लेकिन हार्ट फंक्शन कैसे करती है, ब्लड को पंप कैसे करती है, कितना प्रेशर लगाती है, और कैसे जो है उसके अंदर प्रोसेस होता है, और किडनी जो है कैसे ब्लड को फिल्टर करती है, उसके अंदर क्या चीज़ है, किस तरह से कितना ब्लड प्रेशर मेंटेन करती है। हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी में हम पढ़ते हैं टिश्यूज़ के बारे में। अब टिश्यूज़ क्या होते हैं? जब एक ही तरह के सेल्स मिलेंगे तो बनाते हैं टिश्यू। एक ही तरह के सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू। तो उस टिश्यू जो होते हैं स्पेसिफिक काम करते हैं। सेल मिलके कोई खास टिश्यू बनाते हैं तो खास काम, जैसे स्किन के सेल्स, स्किन के जो ऊपर वाली लेयर है एपिडर्मिस, उसके सेल्स आपस में मिलके जो है एपिडर्मिस बनाए हैं। बोन्स के सेल्स मिलके जो है बोन बनाई है, ठीक है। तो बोन के सेल्स को कहा जाता है ओस्टियोसाइट्स। तो बोन का काम क्या है? सपोर्ट करना, ठीक है। इस तरह से जो है कार्टिलेजेस होती हैं, कार्टिलेजेस के जो सेल है उन्होंने आपस में मिलके जो है कार्टिलेजेस बनाई है। उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि वो भी जो है सपोर्ट करने में काम आती हैं। तो इस तरह से ये चीज़ होती है। अब जो है उसकी स्टडी को कहते हैं हिस्टोलॉजी। प्लांट्स के अंदर भी टिश्यूज़ होते हैं। प्लांट्स के अंदर जैसे जाइलम टिश्यू होता है, दूसरा फ्लोएम टिश्यू होता है। जाइलम टिश्यू का काम क्या होता है? जाइलम जो है प्लांट के अंदर जो है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गई हिस्टोलॉजी। उसके बाद है पेलेंटोलॉजी। पेलेंटोलॉजी में हम क्या करते हैं? पेलेंटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फॉसिल्स की। फॉसिल्स वो ऑर्गेनिजम्स जो मर गए, उसके जो कुछ पार्ट्स जो है दुनिया के अंदर मौजूद हैं, उसकी हम स्टडी करें, उसकी एज देखें कि कितना पुराना है। उससे हमें कनेक्टिंग लिंक मिलती है कि हम जो है किस ऑर्गेनिज्म से निकले या कौन से ऑर्गेनिज्म से निकला है। जैसे एक आर्कोप्टेरिक्स एक बर्ड का जो है फॉसिल मिला है। उसके करेक्टर्स जो हैं कुछ रेप्टाइल से मिलते हैं, मतलब जो क्रोकोडाइल वगैरह की फैमिली से मिलते हैं, कुछ जो है बर्ड से मिलते हैं। इससे में ये पता चलता है जो बर्ड्स हैं उसमें वो कहाँ से इवोल्व हुए हैं? वो इवोल्व हुए हैं रेप्टाइल्स से, ठीक है, डायनासोर्स वगैरह से। तो ये पेलेंटोलॉजी में पढ़ते हैं। अब पेलेंटोलॉजी में अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो पेलियोजोलॉजी कहलाएगी, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो पेलियोबोटनी कहलाएगी। वेरी सिंपल, ठीक है। अब बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं केमिकल्स के बारे में, ठीक है। केमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम जस्ट पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स कैसे? हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि जो है लिपिड, 4 मेन कंपाउंड्स होते हैं, 4, ठीक है। 4 मेन मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक लिपिड हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो है एक लिपिड, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा प्रोटीन, चौथा न्यूक्लिक एसिड। इनके बारे में अलग से पढ़ें, क्योंकि हमारी जो लाइफ जो बनी हुई है इन मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है। इसके बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाए कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से केमिकल से बने। देखो लिपिड जो है इसका बेसिक यूनिट कौन सा होता है? फैटी एसिड एंड असाइल ग्लिसरॉल होता है। फैटी एसिड्स एंड असाइल ग्लिसरॉल सॉरी, सिर्फ ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के बने होते हैं, ठीक है। इनके बीच में बॉन्डिंग कौन सी होती है ये भी याद करना है, लेकिन उसको अभी छोड़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट होता है मोनोसैकेराइड। इसके अंदर आपकी स्टार्च आ जाती है, आपके शुगर आ जाती है, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाती है। प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट होता है वो अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड का जो बेसिक यूनिट होता है वो मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है। और इसके अंदर कौन से कंपाउंड आ जाते हैं? आपका डीएनए, आरएनए, डीएनए जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए जो है उसको कैरी करके आता है, एटीपी, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। अब डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये इनके जो है ये कुछ जनरल चीज़ें हो गई, ठीक है। तो इसकी हम स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी।
उसके बाद है टेक्सानॉमी। टेक्सानॉमी जो है, व्हाट इज टेक्सानॉमी? टेक्सानॉमी हम स्टडी करते हैं, नया कोई ऑर्गेनिज्म मिल जाता है स्पेशी, उसको हम देखते हैं कि भाई ये ऑर्गेनिज्म जो है किस तरह का है, उसके करैक्टर किससे मिलते हैं, फिर जो है उसको क्लासीफाई करते हैं कि किससे बिलोंग करता है, तो उसके अंदर रखेंगे कैटेगरी के अंदर। जैसे कि हमारे पास टेक्सानॉमी में यह है कि 3 डोमेन्स है मेन, 3 डोमेन्स बड़े जो है ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है 3 डोमेन्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। कार्ल वोस साइंटिस्ट था, कार्ल वोस, इसने जो ना 3 जो है डोमेन्स दी हैं क्लासिफिकेशन की, वो कौन सी हैं? आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। ठीक है, ये 3 जो है इसने क्लासिफिकेशन की जो है बड़े ग्रुप्स दिए हैं। फिर जो दूसरा साइंटिस्ट है उसने क्लासिफिकेशन दी थी जो रॉबर्ट विटेकर, रॉबर्ट एच विटेकर। ठीक है, इसने ये पुराना था, इससे पहले जो है इसने क्लासिफिकेशन दी थी, इसको इम्प्रूव जो है कार्ल वोस ने किया है, 3 डोमेन्स में दिया। इसने जो 5 किंगडम सिस्टम दी है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम के अंदर एक किंगडम है, एक किंगडम आपका प्रोकैरियोटा या मोनेरा। ठीक है, दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम है फंजाई, चौथा किंगडम है प्लांटी। ठीक है, 5वां किंगडम है एनिमलिया। तो 5 किंगडम में इसने डिवाइड किया था। इसकी अलग से हर जो है ये पूरा चैप्टर जो है मैंने क्लियर करवाया, आप लिखेंगे फर्स्ट क्लास बायोलॉजी न्यू पंजाब बोर्ड, इसके अंदर पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है इस चैनल के अंदर। उसमें आपको किंगडम प्रोकैरियोटा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया जो है पूरा उसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में पढ़ना है उन चीज़ों को तो इसने क्लासीफाई किया। ठीक है, तो इसको क्लासिफिकेशन किस तरह से होती है, हम क्लासिफिकेशन करें, पहले जो है आइडेंटिफिकेशन करेंगे, कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म मिलता है हमें उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको जो है क्लासीफाई करेंगे उस ऑर्गेनिज्म को, फिर जो है उसका नाम भी देंगे, नेमिंग करेंगे। तो ये तीनों प्रोसेस करने वाली जो ब्रांच है वो टेक्सानॉमी है आपकी, टेक्सानॉमी इज दैट ब्रांच। ठीक है, तो इसका जो फादर कौन है? कार्लस लिनियस, कार्लस लिनियस इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। आप अपने पास जो है नोट्स ले लें, कुछ पेन और पेपर ले लें, उसमें नोट करते जाएं। ठीक है, ताकि आपका जो है हर चीज़ जो है क्लियर हो जाएगी, आपकी दोबारा रिवाइज करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया टेक्सानॉमी। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम स्टडी के बायो मीन्स लाइफ, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्निक्स। इसमें हम स्टडी करते हैं टेक्निक्स के बारे में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की भलाई के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि इंसुलिन बनाना, इंसुलिन की इंजेक्शन बनाते हैं ताकि ग्लूकोज को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो वो बायोटेक्नोलॉजी में आती है। ठीक है, जो अभी जो है मीट की प्रोडक्शन, गोश्त की जो है हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है और जो है पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है, तो गोश्त को बढ़ाने के लिए जो है ऐसे केमिकल्स बनाए हैं जो जल्दी मुर्गियाँ जो है बड़ी हो जाती हैं, चूज़े बड़े हो जाते हैं, अंडे भी ज़्यादा देती हैं। ये सब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो है कपास वगैरह जो भी गंदम वगैरह होती है भी ज़्यादा एवरेज मिलती है, वो इसकी वजह से। उसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो क्या होता है? ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, मीन्स एम्ब्रियो जो बन रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब ये एम्ब्रियो होता क्या है? एम्ब्रियो वो होता है जब देखो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, रिप्रोडक्शन होती है ना, तो उसमें एक स्पर्म होता है, दूसरा एग होता है। ये एग कहलाएगा और ये स्पर्म कहलाएगा। स्पर्म की जो निशानी होती है वो ये होती है, ठीक है, और एग की निशानी जो होती है वो ये होती है। ठीक है, अब ये जब दोनों यूनाइट करेंगे तो बनाएंगे जाइगोट। ये स्ट्रक्चर बनेगी, इसको कहेंगे जाइगोट। ठीक है, अब उस जाइगोट के अंदर डिवीजन होती जाएंगे, 1 से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 सेल बनेंगे, फिर जो आगे चल के मार्यूला स्टेज आ जाएगा, गोल ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसको मार्यूला स्टेज कहेंगे, बीच खाली हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे? मार्यूला स्टेज। और ये जो डिवीजन होती जाती है इसके अंदर, इसको कहते हैं क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज। फिर मार्यूला के बाद जो है, अच्छा बीच में खाल नहीं होता, ये पूरा जो भरा होता है उसको मार्यूला कहते हैं। उसके बाद वाला स्टेज जो होता है जिसमें बीच में खाल होता है, इसको ब्लास्टुला स्टेज कहते हैं, ब्लास्टुला स्टेज। उसके बाद जो लेयर्स बनती हैं, 3 लेयर्स बनती हैं,
3 लेयर्स बनती हैं। तो 3 लेयर्स वाले स्टेज को कहते हैं गेस्टुला। अब हर लेयर से एक्टोडर्म, इंडोडर्म जो है, मेसोडर्म जो लेयर से डिफरेंट आर्गान्स बनेंगे। अब कौन से दिन में कौन से आर्गान बन रहे हैं, किस तरह से बन रहे हैं, सारी को स्टडी को इस टोटल इसको कहते हैं एम्ब्रियो, और इसकी स्टडी को कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी। सो दिस इज अबाउट एम्ब्रियोलॉजी। इसको डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी आप कह सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि कैलकुलेशंस के बारे में, किसी भी जगह से पॉपुलेशंस की हमें जो है क्वांटिटी मालूम करनी हो, क्या करनी हो, तो उसके लिए कैलकुलेशन फार्मूलाज होते हैं, उसको कंप्यूटेशनल बायोलॉजी कहते हैं। दूसरा पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में हम पढ़ते हैं पैरासाइट्स के बारे में, जो ऑर्गेनिज्म दूसरों को नुकसान पहुंचा के अपना खाना हासिल करें। ये कंप्लीटली मारते नहीं हैं, लेकिन उसका खाना लेते हैं। जैसे मॉस्किटोज हमारे जो ब्लड जो सक करते हैं, ये उसको फ़ायदा होता है। ये सिर्फ फीमेल मॉस्किटो ही जो है बाइट करते हैं, हमें मेल नहीं करते, क्योंकि उसको अपने एग्स को मेच्योर करवाने के लिए जो है ब्लड चाहिए होता है, ठीक है, बाकी उसको नहीं चाहिए होता। तो ये उसको कहा जाता है पैरासाइट्स, ठीक है। पैरासाइट जो हमारे पास हेड के अंदर लाइस होते हैं, ठीक है, टेपवार्म पेट के अंदर पाया जाता है, ये सारे एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। एक्टोपैरासाइट वो जो बाहरी स्किन पे एक्ट करें, जैसे कि लीच हो गई, और जो ये मॉस्किटो हो गया, और सर के अंदर जो है लाइसिस होती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो अंदर की साइड पे बॉडी के अंदर हो, उसको कहेंगे इंडोपैरासाइट। उसके अंदर लिवर फ्लूक हो गया और टेपवार्म हो गया, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद ब्रांच है बायोस्टेटिक्स। बायोस्टेटिक्स जो ब्रांच है, उसमें हम पढ़ते हैं कैलकुलेशंस के बारे में, लेकिन एनालिसिस करते हैं, सेम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की तरह। लेकिन इसका जो है, इसका ही हम ब्रांच कह लें कि इसमें क्या होता है, एनालिसिस किया जाता है, चार्ट्स बनाए जाते हैं, ग्राफ्स बनाए जाते हैं, उसके हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है। इसमें मीडियान, मूड, ये चीज़ें बताई जाती हैं। वो उसके भी लेक्चर्स ऑलरेडी इस चैनल के अंदर मौजूद हैं। आप सर्च करेंगे मीडियान बायोब्लास्ट स्कूल या फयाज खट्टी तो आ जाएंगे। उसके बाद है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं जो खानदानी आदात पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक आती हैं, तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं कि जो एक बंदा होता है ब्राउन कलर के हेयर्स हैं, तो उसके बच्चे के अंदर भी ऐसे आते हैं। आँखों का कलर जो होता है वो भी बच्चों तक मुंतकिल होता है। तो कितना परसेंटेज चांस है कि वो होगा मुंतकिल, कितना परसेंटेज नहीं होगा, तो उसकी स्टडी को कहते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी मतलब मुंतकिल होना, उसके अंदर जो चेंजिंग आती है उसको कहते हैं वेरिएशन। सो वेरिएशन को देखते हैं, तो हमारा जेनेटिक मटीरियल होता है उसकी वजह से। अब लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, उसके कौन से स्टेप। देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर स्टार्टेड फ्रॉम सेल। सेल से उसकी जो लाइफ की स्टार्टिंग होती है। लाइफ तभी कहते हैं, सेल बेसिक यूनिट होता है, क्योंकि सेल के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी ये है कि रिस्पायरेशन करता है, न्यूट्रिशन करता है, खाना खाता है, और जो है लोकोमोशन या मूवमेंट करता है, और अपने जैसे बच्चे पैदा करता है। ये सारी प्रॉपर्टीज सेल के अंदर पाई जाती हैं। सेल भी डिवाइड करता है, सेल के अंदर भी रिस्पायरेशन होती है, ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो अब है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन दुनिया में हर चीज़ मैटर है, एंड मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी क्या है? मैटर है। तो मैटर किसके बने होते हैं? केमिकल फाउंडेशन है, लेकिन लाइफ स्टार्ट कहाँ से होती है? सेल से। तो एटम्स जब मिलते हैं तो मालिको एटम, जैसे कि ये जो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये मिलके बनाया क्या? ग्लूकोज बनाएंगे, ग्लूकोज बना देंगे। तो ग्लूकोज क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल बन जाएगा। उसके बाद ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो बना, ये बना के ये दूसरे मॉलिक्यूल जो है लिपिड बना। इस तरह से दूसरे मॉलिक्यूल जो हमने पहले डिस्कस किए थे मिलके बनाएंगे कोई ऑर्गेनल, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होगा। इसको हम लिटिल ऑर्गन ऑफ द सेल भी कहेंगे। ऑर्गन्स बहुत सारे हो सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, सिर्फ एक नहीं होता। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है। देखो, ऑर्गेनल्स कौन से हो सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर? बॉडी के सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका काम होता है रिस्पायरेशन करना, ठीक है। और जो है लाइसोसोम्स, जिसका काम होता है सेल के अंदर डाइजेशन करना, ठीक है। मैं देखो इसी चैप्टर के अंदर आपका सेल चैप्टर भी कुछ जो है क्लियर करवा रहा हूँ, ताकि आपकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो जाए। उसके अलावा जो राइबोसोम्स होते हैं, ये भी ऑर्गेनल होता है सेल के अंदर। इसका काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना, ठीक है। इसके अलावा वैक्यूल होता है। वैक्यूल का काम क्या होता है? वैक्यूल का स्टोर करना, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? जो है ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। ये पूरा सेल है, इसके अंदर बीच में न्यूक्लियस होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है,
ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी बॉडी है, ये राइबोसोम्स है, ये वैक्यूल्स है, ये सारे मिलके जो है आपस में काम करते हैं। तो उसको हम कहते हैं भाई, ये अब कंप्लीटली सारे मिलके काम करेंगे। इसको हम आर्गान्स क्यों कहते हैं, जैसे हमारी बॉडी के आर्गान्स होते हैं जैसे, तो उस तरह से ये आर्गान्स से सब मिलके एक यूनिट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं सेल, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल। जब अब सेल कंप्लीट लाइफ रह सकता है जिंदा, तो अगर अकेला रह रहा है तो हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, अगर दूसरों के साथ मिलकर रहता है तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। अब जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके लिए ये दूसरी आगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी चलेगी। वो कैसे कि सेल जब एक तरह से मिलेंगे तो वो बनाते हैं टिश्यू। क्या बनाते हैं, टिश्यू। जब एक तरह के मिलके बनाते हैं टिश्यू और कोई काम करते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेल्स, सिमिलर सेल्स कंबाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, तो उसको कहेंगे टिश्यू। जैसे स्किन के सेल्स होते हैं, ब्रेन के सेल्स होते हैं, जैसे कि बोन के सेल होते हैं, इस तरह जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया। ठीक है, फिर टिश्यूज़ जब आपस में मिलते हैं तो आर्गान बनाते हैं। सारे टिश्यूज़ मिलके, जैसे कि हमारी स्किन हो गई, बोन्स हो गई, ठीक है, ब्लड हो गया, ये सारे मिलके क्या बनाया, ये एक आर्गान बना दिया। ठीक है, तो जब आर्गान्स मिलते हैं तो बनाते हैं आर्गान सिस्टम। कंप्लीट क्या बनाते हैं, आर्गान सिस्टम बनाते हैं। जब आर्गान सिस्टम सारे मिल जाते हैं, आर्गान सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट काम करता है। ये भी कोई खास काम, जैसे टिश्यूज सेम मिलके कोई आर्गान बनाया, कोई खास काम करने वाला, जैसे कि हार्ट हो गई, ठीक है, कोई खास काम करने वाली। इसी तरह से आर्गान जब डिफरेंट मिलेंगे, कोई खास काम करेंगे तो आर्गान सिस्टम कहलाएगा। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके अंदर बहुत सारे आर्गान्स हैं, जैसे कि जो है नोज़ हो गया, ट्रेकिया हो गई, ब्रोंकाई हो गई और लंग्स हो गए। ये सारे आर्गान्स मिलके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहे हैं, तो उसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। फिर जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ शार्ट से शार्ट करूँ, ठीक है, लॉन्ग हो रही है हमारी वीडियो, लेकिन ये वन शॉट है, पूरा चैप्टर है, तो लाजमी बात है तो ये होगा। अगर आपको वीडियो अभी तक यहाँ पे पहुँचे, इसका मतलब आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, नीचे कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लग रही है और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलें हम आगे बढ़ते हैं। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम जब मिले तो ऑर्गेनिज्म पूरा बन गया। जैसे कि हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्रेन है, ये सब ब्रेन वाला सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम, ये सारे मिलके क्या बनाएंगे। अब कितने टाइप्स के ऑर्गन सिस्टम से ये नीचे आप लिखेंगे, ठीक है, जो जो आपको याद आ रहे हैं। ऑर्गन सिस्टम बन के बनाएंगे ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पे, एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म कहीं पे भी रहे उसको स्पेशी कहते हैं। स्पेशी और पॉपुलेशन में जो है बहुत सारे बच्चों को जो डिफरेंस नहीं होता क्लियर, वो गलत कर देते हैं। स्पेशी क्या है, एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म कहीं पे भी रहे उसको स्पेशी कहेंगे साइंटिफिकली या बायोलॉजिकली। अब स्पेशी जो है अगर एक ही तरह की ग्रुप बना के एक जगह पे रहे एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको कहेंगे पॉपुलेशन। जैसे ह्यूमन की स्पेशी है होमोसेपियन, वो किसी पर्टिकुलर एरिया पे रह रही है, बोल रहे हैं हम कि लाहौर में रह रही है तो लाहौर की पॉपुलेशन कहलाएगी, ठीक है, इंडिया में रह रही है तो इंडिया की पॉपुलेशन कहलाएगी। इस तरह से तो एक ही तरह के। अगर पॉपुलेशन के साथ दूसरे मिलके रहते हैं तो यहाँ पे मिस हो गया है कि तो कहलाएगी कम्युनिटी। यहाँ पे कम्युनिटी बीच में आएगा। जब पॉपुलेशंस मतलब एक स्पेशी का ग्रुप दूसरी स्पेशी का ग्रुप आपस में मिलके रहेंगे तो कम्युनिटी कहलाएगा। जैसे कि हमारे साथ बर्ड्स भी रहते हैं, इंसान भी हम हैं और जो है डॉग्स भी होते हैं, सारों की पॉपुलेशन साथ होती है तो उसको कम्युनिटी कहेंगे। लिविंग पोर्शन ऑफ द इकोसिस्टम कह सकते हैं। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों मिल जाए तो उसको इकोसिस्टम कहते हैं। हमारे पास जो सनलाइट भी होती है, एयर भी होती है, सब कुछ होती है तो इकोसिस्टम होता है। अब इकोसिस्टम सारे मिलके जो बनाएंगे बायोस्फीयर बनाएंगे, ठीक है। तो बायोस्फीयर दुनिया का वो हिस्सा जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हों। तो ये हो गई हमारी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह से ये बिल्कुल ऐसे हुआ कि कश्मीरी गोल्ड की तरह खजूर के साथ मिश्री, मिश्री के साथ बादाम, ये सब कुछ जो है पूरा मिक्सचर आपको लगेगा। लेकिन आप इसको जैसे रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, सीक्वेंस से लिखेंगे, जब अपने नोट्स या अपनी कुछ तरह से लिखेंगे पेन से तो आपको याद ज़रूर हो जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है हम ये तो पढ़ तो रहे हैं। उसके बाद में कैरियर्स भी बताता हूँ कि कौन से कैरियर्स में आप चाह सकते हैं बायोलॉजी की स्टडी करने के बाद, ठीक है, मैं लास्ट में बताऊँगा। तो एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी जो है हम क्यों जो पढ़ते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के हवाले से। ये एक तो चीज़ें बनाती हैं, हमें हेल्प प्रोवाइड करती है। कैसे, एक वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन जो है लफ्ज़ निकला है वेका से, वेका मीन्स काउ पॉक्स, ठीक है, काउ। अब जो फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी काउ से, ठीक है, काउ पॉक्स के लिए, तो वैक्सीन जो एडवर्ड जेनर ने बनाई थी, ठीक है, फर्स्ट एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। अब इसका काम क्या होता है वैक्सीन का, ये वो दवाइयाँ होती हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अंदर जो है उसको बीमारी होने से पहले लगाई जाती ताकि उस बीमारी को होने से बचाएं, इसको कहते हैं वैक्सीनेशन।
और एंटीबायोटिक्स या दूसरी दवाएं वो होती हैं जो बीमारी के बाद लगाई जाती है, उसको एंटीबायोटिक कहते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क है। वैक्सीनेशन पहले लगाए, जैसे बच्चों में टीके लगाए जाते हैं तो ये वैक्सीनेशन होता है ताकि वो बीमारी। अब वैक्सीन बनती किससे? वैक्सीन बनती उसी ऑर्गेनिज्म से होती है जिससे हमें डर होता है कि इस ऑर्गेनिज्म से हमारे अंदर ये बीमारी आएगी। तो अगर फॉर सपोज कोरोना से हमें जो है बीमारी आने वाली है तो लगता है कि डर है, तो हमने कोरोना को डेड करवाया, उसकी इंजेक्शन जो लगाई आर्टिफिशियली, मतलब बनाते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, उसकी इंजेक्शन हमें लगा दी। वो अब इनएक्टिव है, हमारी बॉडी उसको रिकग्नाइज करती है कि भाई इस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है, अपने जो है हथियार बना लेती है, मीन्स केमिकल बना लेती है, एंटीबॉडीज उसे कहते हैं। फिर जब भी एक्टिव वायरस आप पे हमला करेगा तो हमारी बॉडी उसको हमला कर देगी उसके ऊपर, तो इसलिए वैक्सीन बनाई जाती है। एंटीबायोटिक्स जो ड्रग्स होती हैं जो बीमारी के बाद जो है किल करने के लिए, जर्म्स को किल करने के लिए, जो एंटी मतलब मुखालिफ, बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जरासीम वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह उसको किल करने के एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। उसके बाद रेडियोथेरेपी एक डिजीज़ को हल करने का तरीका है जिसमें रेज लगाए जाते हैं, जैसे एक्सरे हो गया, ठीक है, दूसरे रेज हो गए, जो लिथोट्रिप्सी, लेज़र वगैरह जो टेक्नोलॉजी जिसके वजह से जो है किडनी की पत्रियाँ वगैरह तोड़ी जाती हैं, तो ये रेडियोथेरेपी कहलाती है। ठीक है, केमोथेरेपी में ट्रीटमेंट की जाती है केमिकल्स की मदद से। केमिकल्स की मदद से कैसे, कोई केमिकल ड्रग्स हम लेते हैं ताकि वो हमारी बीमारी ठीक हो जाए, तो ये दोनों जो टेक्निक कैंसर के लिए भी हेल्प करती हैं। फिजियोथेरेपी में हम कोई भी डिजीज़ को ट्रीट करते हैं विदाउट एनी जो है ड्रग्स, एनी रेज, जस्ट उसकी बॉडी को मूवमेंट करवाते हैं प्रॉपर तरीके से, जहाँ पे उसकी जो है हड्डी वगैरह टूटती है या कुछ ऐसा मोच आ जाती है तो उसको हम फिजियोथेरेपी, मतलब फिजियोलॉजी हमने पढ़ा था ना, फिजियोलॉजी इज द अबाउट फंक्शंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स, तो फंक्शनिंग करवा के बॉडी से उसकी हेल्प करवाएं। हाइब्रिड्स बनाते हैं बायोलॉजी की मदद से, न्यू स्पेशीज़ बनाते हैं जो हमें फ़ायदा देते हैं, जैसे कि चावल जो है हमारे पास ऐसे आ गए हैं जो हमें बहुत सारा फ़ायदा देते हैं और एनर्जेटिक होते हैं। तो ये सारा एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे हैं बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स होते हैं, इंसुलिन वगैरह, ये सब कुछ इसमें आता है। उसके बाद बायोलॉजिकल मेथड क्या है? देखो, बायोलॉजी में या केमिस्ट्री में या फिजिक्स में आपको एक कोई मसला होगा, उसको मसले को हल करने का तरीका चाहिए। कोई भी मसला दुनिया में होता है उसको हल करने का कोई ना कोई प्रॉपर तरीका होता है, स्केड्यूलिंग होती है। तो इसलिए बायोलॉजिकल मेथड क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के मसाइल को सोल्व करने का जो तरीका है उसको कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। तो इसमें क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम कोई होती है नॉर्मल। देखो, एक बंदा आ रहा है नॉर्मल, तो हमें बताया कि नॉर्मल है। कोई बंदा जो है लेजीली जब आता है तो हमें पता चलता है कि इसमें कोई बीमारी है। तो फॉर सपोज जो है एक मलेरिया की बीमारी एक हुई थी जो अफ्रीका के अंदर, मेल कहते हैं बेड और एरिया मीन्स हवा। तो मलेरिया को उन्होंने कहा था कि ख़राब हवा की वजह से एक बीमारी हो रही है, तो ये प्रॉब्लम थी। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया, ये स्टेप्स होते हैं बायोलॉजिकल मेथड उस मसले को हल करें। ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के दो तरीके होते हैं, एक क्वालिटेटिव होता है, दूसरा क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव में जो है हम सेंसेस इस्तेमाल करते हैं, क्वांटिटेटिव में जो है हम औजार इस्तेमाल करते हैं, जैसे टेम्परेचर को मेयर करने वाला थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप वगैरह। तो तब जो है ऑब्जर्वेशन करने के लिए माइक्रोस्कोप उन्होंने इस्तेमाल की, उनके अंदर ब्लड के अंदर देखा तो प्लाज्मोडियम नजर आई, ये उनको ऑब्जर्वेशन मिली। मलेरिया वाले पेशेंट के अंदर प्लाज्मोडियम मिली, तो हाइपोथेसिस ये लगाया कि भाई ये प्लाज्मोडियम जो उसके अंदर है वो मलेरिया का सबब है। हाइपोथेसिस क्या होता है? इंटेलिजेंट गैस लगाना, कि भाई ये इस वजह। इंटेलिजेंट गैस ऐसे नहीं लगाया जाता, उसके पीछे कोई रीजनिंग होती है, ये रीजनिंग वाला स्टेप आ जाता है। तो कोई सपोर्टिव जो है स्टेटमेंट दें उस हाइपोथेसिस को जो है सही करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए। तो रीजनिंग, तो भाई देखो इसके अंदर इस पर साइंटिस्ट ने पहले देखा होता है कि फलां के अंदर ये था, तभी मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर भी ये हो सकती है, या इसकी वजह ये हो सकती है, तो उस वजह से। तो इसके दो टाइप्स हैं, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? इंडक्टिव रीजनिंग देखो, इंड्यूस करना, माइल करना, ये होती है स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब एक पे हम किसी भी जो है तजर्बा करें और फिर उसके लिए बाद जो जनरल कर लें। ठीक है, फॉर सपोज हमने एक बार देखा कि भाई एक के अंदर सेल है, ठीक है, जो हमने देखा कि सेल होता है, तो सेल सब के अंदर पाया जाता है, ये एक इंडक्टिव रीजनिंग दे दी कि भाई हम जो है एक के अंदर, हम एक दो सेल के अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया, आप सबके लिए जनरल बता दिया कि इफ़ प्लांट है सेल, वन प्लांट है सेल, नीम ट्री है सेल, तो ऑल प्लांट्स मस्ट हैव द सेल। तो ये जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल कर दी। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है? कोई चीज़ जो है जनरल आम होती है तो खास पे ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है बर्ड्स जो होते हैं ना, बर्ड्स के पास विंग्स होती हैं और जो है बीक होती है, उसके पास दांत नहीं होते। तो अगर हम ऐसे एरिया में चले गए जहाँ पे जो है एक ऐसा एनिमल मिला है जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये क्या है, तो उसके
कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं, जनरली हमें पता है कि बर्ड्स के क्या होते हैं। वहाँ पे वो जो ऑर्गेनिज्म मिला है उसके हमने देखा कि भाई जो है उसके अंदर जो है एक जो है विंग्स भी हैं और बीक भी है, तो हम क्या डायरेक्टली कह देंगे कि भाई ये भी क्या है, बर्ड है। तो जनरल बात थी, वो स्पेसिफिक पे लेके आया वो डिडक्टिव रीजनिंग, इफ़ और देन स्टेटमेंट आती है डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर। उसके बाद ऐसा नहीं है कि जस्ट रीजनिंग दे के बस ख़त्म कर दी कहानी, नहीं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट बाकायदा एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो एक्सपेरिमेंट जो है इसमें इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ करेंगे। एक्सपेरिमेंट में हमने जो देखा उसको कहते हैं रिजल्ट। हमने देखा कि भाई प्लाज्मोडियम है, मौजूद है। अब ये प्लाज्मोडियम कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन रिजल्ट में क्या फ़र्क है? देखो कंक्लूजन में ये होता है कि आपने जो देखा था पहले या आपने तुक्का लगाया था हाइपोथेसिस, और ये जो मिला है का आपकी बात सही है या नहीं है। अगर आपकी सही है तो उसको कहते हैं कंक्लूजन के भाई कंपेरिन हो गया कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, यहाँ में पता चल गया, ठीक है, प्लाज्मोडियम इज़ फाउंड देयर एंड मैंने भी यही बताया था, ठीक है, एक हाइपोथेसिस में उसने अगर कहा साइंटिस्ट ने। लेकिन अगर ये गलत हो जाता है तो वापस जो है हाइपोथेसिस भी दूसरा लगेगा, वो आगे चलेगा। फिर उसके अगर कंक्लूजन सही निकलती है तो उसको स्टेटमेंट में भेजेगा, एक जर्नल भेजेगा, उसको कहेंगे स्टेटमेंट। फिर वो जो है हर साइंटिस्ट के पास जाएगा, वो हर साइंटिस्ट जो है उसको जो है दोबारा ये सारे प्रैक्टिस करने की एक्सपेरिमेंट करेगा। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है पूरा कंप्लीट जो है अगर वो होता है सही तो उसको अप्रूव कर लेंगे, लॉ में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर वो अप्रूव नहीं होता, किसी के अंदर ये चीज़ नहीं आती सेम, तो लॉ में अप्रूव नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ये था पूरा चैप्टर। अभी मैं बताता हूँ कि बायोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं आप। बायोलॉजी पढ़ने की वजह से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। देखो बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ने वाला जो है आप डॉक्टर भी बन सकता है, फर्स्ट चॉइस आपकी यही होनी चाहिए क्योंकि ये बड़ा अच्छा पेशा है, डॉक्टर दूसरों की खिदमत करना। दूसरा है नर्सिंग में जा सकता है। तीसरा है जो है डिस्पेंसरी वगैरह ये कोर्सेज कर सकता है। चौथा जो है डॉक्टर अगर है एनजीओस में काम कर सकता है, कोई अच्छी डिग्री उसको मिल सकती है। और बायोलॉजी वाला जो है एपीकल्चर जो है, एंटोमोलॉजी, फ्रेश वाटर फिशरीज़ में जा सकता है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में जा सकता है, और जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है अपने पार्क्स बना सकता है, ठीक है, पार्क जो जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं वो मेंटेन कर सकता है, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है बायोलॉजी की मदद से मिलती हैं। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर फील्ड की नॉलेज हो सकती है, एग्रीकल्चर अच्छी कर सकता है, वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकता है। तो बायोलॉजी जो है मेन है, फर्स्ट इंटर की बायोलॉजी आप अच्छी पढ़ लें तो इंशाल्लाह आपकी हर चीज़ जो है सही हो जाएगी। सो दिस ऑल अबाउट टुडे। आज का लेक्चर कितना पे पहुँचता है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करें, आपको कैसा लगा लेक्चर मेरा, और आप नीचे कमेंट करें, आप अप्रिशिएट करें ताकि हम जो है आपके लिए और भी बनाएं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। स्टे कनेक्टेड, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ऑल कर दें ताकि नोटिफिकेशन आए, और शॉर्ट्स ज़रूर देखें। इस चैनल के अंदर आपको शॉर्ट्स बहुत ही कीमती मिलेंगे।